नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग जो सोशल साइंस का मॉडल पेपर सेट 2 जारी हुआ है उसमें हिस्ट्री का, जी हाँ दोस्तों, उसमें हम लोग हिस्ट्री का सारा सब्जेक्टिव सवाल आप लोग को ऑब्जेक्टिव तो इससे पहले ही मैंने सारा सोल्यूशन करवा दिया। अगर आप लोग नहीं देखें तो सोशल साइंस का एक अलग से हम वीडियो बना दिए हैं, जाके उसको देख लीजिए। सारा ऑब्जेक्टिव उसमें आप लोग हिस्ट्री का, उसका जियोग्राफी का, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का, सारा का, पॉलिटिकल का सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। अब हम लोग सब्जेक्टिव में आएंगे। सब्जेक्टिव आज हिस्ट्री का मिलेगा, उसके बाद हम लोग का जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और बाकी पॉलिटिकल का भी जल्दी अपलोड हम कर देंगे, तो वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। जल्दी से अपलोड हम कर देंगे। ठीक है, तो सभी को एक काम कीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए दबा के, जितने सारे आपके दोस्त है, जितने ग्रुप है, ताकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिले और जल्दी से जल्दी आप लोग और वीडियो हम लाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले देख पाएं। क्योंकि इस चैनल पर आप लोग से पढ़ाया जाता है, बल्कि सारा अपडेट, सब कुछ, जानकारी, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाता है। दैट इज इन ओनली वन प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल आप लोग का कि रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं। देखिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, 10 से 12 मिनट दीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद करना नहीं पड़ेगा, ज्यादा सवाल नहीं है, 8-10 सवाल ही है, सब कुछ जल्दी से हो जाएगा। देखिए रक्त और लौह नीति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप लोग का सवाल था ये, इसमें 2 नंबर का सवाल था, इसमें 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, रक्त और लौह सन 1862 में जर्मन नेता बिस्मार्क द्वारा दी गई एक भाषण का शीर्षक था। ये रक्त और लौह क्या था दोस्तों, ये जर्मन नेता जो बिस्मार्क थे 1862 में एक भाषण दिया था। ठीक है, उसी का ये शीर्षक था क्या, रक्त और लौह, जो आगे चलकर एक नारा बन गया कि रक्त और लौह आगे चलकर एक नारा बन गया। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क ने क्या भाषण दिए थे, उसमें रक्त और लौह का नाम लिया था, ये नारा मतलब शीर्षक लिया था, जो आगे चल एक नारा बन गया। यह भाषण बिस्मार्क ने जर्मनी के विभिन्न राज्यों को इकट्ठा गूंथ कर एक राष्ट्र बनाने के विचार को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। ठीक है, तो ये जो भाषण क्यों दिया था, ये नारा किस लिए दिया था, तो उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए सभी राष्ट्रों को, सभी राज्यों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए नारा दिया था रक्त और लौह का। ठीक है, तो यही है रक्त और लौह, बस यही है। नेक्स्ट सवाल, बहिष्कार आंदोलन का अर्थ क्या है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, देखिए क्या है। बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। बहिष्कार आंदोलन जो चलाया गया था, किसके विरोध में चलाया गया था, तो बंगाल विभाजन का जब घोषणा किया अंग्रेज सरकार ने, तो उसके विरोध में दोस्तों बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार अंतर्गत क्या होता है अभी बात करेंगे हम लोग। देखिए क्या, दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। कब दोस्तों, तो 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का, ठीक है, बंगाल विभाजन का सार्वजनिक घोषणा कर दी थी। इसी के विरोध में अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार होने लगा था। क्या होने लगा, जब अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन करना चाहा, इसकी घोषणा की, तो सारा वहाँ का जो जनता थे बंगाल का, सब क्या कहना, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार कर दिया। मतलब अंग्रेजी सामान न खरीदेंगे, न लेंगे, न यूज करेंगे। उसमें क्या होने लगा, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया था, स्वदेशी सामानों का प्रयोग पर जोर देने लगा। इसमें क्या, जितने सारे विदेशी सामान है, जितने जो भी विदेशी उत्पाद है, विदेशी सामान है, बिल्कुल उसका उत्पाद नहीं करना है, उसका यूज नहीं करना है, बिल्कुल फेंक देना है, जो है उसको जला देना है। कपड़ा जला दिया गया, विदेशी दुकानें जला दी गई। ठीक है, और उसी वक्त दोस्तों जो हम लोग का देश का स्वदेशी सामान था उसको जोर मिला, स्वदेशी सामानों का प्रयोग पर जोर देने लगा। इसी आंदोलन को बहिष्कार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बहिष्कार मतलब ही जानता है त्याग। बहिष्कार मतलब क्या, कोई भी चीज को बहिष्कार कर देना, बहिष्कृत कर देना। ठीक है, यूज करने से मना कर देना। तो अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, क्योंकि उसको लगा कि अगर अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार कर देंगे तो अंग्रेजों को इससे लॉस होगा, क्योंकि किसी के पास हम सामान नहीं खरीदेंगे तो उसको लॉस होगा ना। तो अंग्रेज क्या सोचे कि इससे लॉस होगा, तो अंग्रेज मान जाएंगे, इसका विभाजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी आंदोलन को बहिष्कार आंदोलन के नाम से, और इसी को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, कि स्वदेशी सामानों के प्रयोग पर इसमें जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं के भूमिकाओं को पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं के भूमिकाओं पर टिप्पणी लिखने बोला। देखिए क्या है, राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया था। राष्ट्रवादी आंदोलन दोस्तों क्या, महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया था। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव में उन्हें मताधिकार से महरूम किया, मतलब वंचित कर दिया गया। इसके बावजूद असेंबली का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, उसमें उन लोगों को मताधिकार से, मतलब अपना जो कहता है वोटिंग देने से, इससे उन लोगों को महरूम मतलब मना कर दिया गया था, अधिकार नहीं दिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए तथा राजनीतिक बैठकों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। और इसी राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका था कि उन्होंने अपना राजनीतिक संगठन बनाया था, अखबार शुरू किए थे अपना, उसमें अपना विचार लिखते थे, राजनीतिक बैठकों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जब क्या, सेंट पॉल चर्च में जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बुलाई गई, ठीक है, जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई, तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में खड़ा रहने को मिला। ठीक है, उन लोगों को उसमें भाग लेने को नहीं मिला था।
ठीक है। तो यही उसका दोस्तों उन लोगों का कि उन लोगों ने बहुत जोर किया, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, भाग लिया था, बहुत मदद किया, लेकिन उन लोगों को इसमें फ्रैंकफर्ट जब पार्लियामेंट में बुलाई गई, जब वहाँ पे हुआ था सभा, तो वहाँ पर उन लोगों को दर्शक दीर्घा में ही खड़ा रख दिया और बैठने की अनुमति मिली थी। कहाँ? दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति मिली थी, ठीक है। उन लोगों को भाग लेने का मौका नहीं मिला था, उन लोगों को मताधिकार का मौका नहीं मिलता था, ठीक है, जो बाद में आगे जाकर ठीक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, उसी में और एक सवाल है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला किए, व्याख्या करें। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए क्या है कि स्पिनिंग जेनी ऊन की कटाई की एक मशीन थी। स्पिनिंग जेनी क्या है दोस्तों? अब हम लोग सोचेंगे स्पिनिंग जेनी मशीन क्या है, तो स्पिनिंग जेनी मशीन दोस्तों एक ऊन काटने का मशीन था, ठीक है, जिसका आविष्कार 1764 में हरग्रीव्स ने किया था, ठीक है। आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव सवाल आया है कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया दोस्तों? हरग्रीव्स ने किया था, ठीक है। तो जिसका आविष्कार 1764 ईस्वी में हरग्रीव्स ने किया था। इस मशीन द्वारा एक मजदूर एक पहिए की सहायता से बहुत सारी तकलियों को एक साथ घुमा देता था, ठीक है। और इस मशीन के द्वारा क्या करता था? एक ही मजदूर एक पहिए की सहायता से बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था। इस कारण ऊन के कई धागे एक साथ बनने लगे थे, ठीक है। और इस मशीन की सहायता से क्या दोस्तों? ऊन के कई धागे बहुत जल्दी बन जाते थे, एक साथ कई धागे बनते थे। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं को बेरोजगारी का डर सताने लगा, ठीक है। अब मानिए एक मशीन अगर 10 आदमी का काम करेगा तो वो कंपनी आदमी सबको क्यों रखेगा? उसकी जगह पे मशीन लाएंगे, क्योंकि 10 आदमी को उसका पैसा देना पड़ेगा। मशीन एक बार खरीद लिए, उससे बहुत ज़्यादा और जल्दी काम कर रहा है, तो मशीन को ही रखेगा ना। अभी भी मशीन का काम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को जो वहाँ के जो ब्रिटेन की महिला थी, उन लोगों को बेरोजगारी का डर सताने लगा कि अब हम लोग का नौकरी चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसी कारण उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसी कारण इन महिलाओं कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले बोले, ठीक है। हमले बोला मतलब क्या? उससे लड़ाई लगने शुरू नहीं होगा, ठीक है, कि मशीनों उन लोग इसका विरोध करने लगे कि इसका प्रयोग ना हो, इस तरह का, ठीक है, ताकि उन लोग का रोजगार बने रहे। अब मशीन के सहायता से ज़्यादा ऊन बनने लगा था, लेकिन इसके बेरोजगारी बढ़ रही थी, इस कारण इसका विरोध किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट 12 नंबर, कि राजनीतिक नेता पृथक चुनाव के क्षेत्र के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। अब देखिए, राजनीतिक नेता पृथक चुनाव के क्षेत्र पर मतलब क्या? पृथक चुनाव मतलब अलग अलग चुनाव के सवाल पर क्यों बटा हुआ था, मतलब किसी का और कुछ राय था तो किसी का और कुछ राय था, इस तरह से डिफरेंट राय क्या था और इसका कारण क्या थे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, राजनीतिक नेता पृथक चुनाव के क्षेत्र सवाल पर निम्नलिखित कारणों से बटे हुए थे। कौन कौन सा कारण था? बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। दलितों के मांगों का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। क्या? बहुत सारे जो दलित नेता थे, ठीक है, दलित मतलब जो कमजोर वर्ग जो के थे, उन लोग के जो नेता थे, वो लोग क्या कर चाहते थे कि अलग अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे कि उन लोगों को जो समस्याएं हो, अलग राजनीतिक के आधार पर उन लोग का सॉल्यूशन मिले। और इनका जो नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग का इसमें, क्या बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी क्या भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों को हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे, ठीक है। अल्पसंख्यक मतलब क्या? मुस्लिमों की संख्या जिसकी संख्या कम है, उसके हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे कि उन लोगों को कम अधिकार मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी को बराबर का अधिकार मिलता है। तो बहुत सारे मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे, इस कारण भी अलग चुनाव का मांग कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों का सामाजिक पिछड़ापन केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकता है, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलितों का एक मसीहा थे और उनका जो रक्षक थे, उनके क्या मानना था कि दलितों का सामाजिक पिछड़ापन था केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकता है। लेकिन इन सब के विरोध में दोस्तों महात्मा गांधी जी खड़े थे। उन लोग अलग निर्वाचन के विरोध में महात्मा गांधी जी थे। देखिए क्या कि महात्मा गांधी अलग निर्वाचन के क्षेत्र के विरोध में थे, यहाँ विरोध में थे। उनका मानना था कि ऐसा होने पर सामाजिक एकीकरण प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। मतलब अब अलग अलग चुनाव होगा, अलग अलग, जैसे उच्च वर्ग का अलग चुनाव, निम्न वर्ग का अलग चुनाव, तो ऐसे में सामाजिक एकीकरण मतलब एक साथ सबको नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। उसमें इसकी प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। जो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन, जो मूल उद्देश्य हम लोग का देश आजाद करने का था, वो कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। और देश की एकता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अब सोचिए, अब विभिन्न भागों में बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग को पहले गुलामी ही इस कारण हुआ कि सभी राजाओं में टेंशन था, अलग अलग बटा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह अगर अलग अलग चुनाव होता तो सभी में बट जाता इस तरह का, तो इस तरह एकता का भाव नहीं रहता और राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाता, ठीक है। तो इसी कारण देश का एकता के लिए खतरा पैदा होता, जो महात्मा गांधी कहना था, ठीक है। तो इसीलिए इसका विरोध होने लगा था। तो इस तरह सबका अलग अलग राय था और यही मेन कारण था, ये सारा कारण था, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं ये सारा समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 13 नंबर में, कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। देखिए जर्मनी एकीकरण का मतलब क्या? देखिए जर्मनी एकीकरण मतलब क्या? एक साथ लाना, ठीक है। जर्मनी में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, सबको एक साथ जोड़ना, इसी को आप लोग का जर्मनी एकीकरण कहा जाता है। तो देखिए क्या है,
19वीं सदी के पूर्व जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। क्या 19वीं सदी के पूर्व में जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, मतलब बहुत सारे अलग अलग राज्य थे उसमें। इन राज्यों में एकता का अभाव था, राज्यों में क्या एकता नहीं था, ठीक है, अखंडता नहीं था, एक साथ रहने की भावना नहीं थी। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जर्मनी पिछड़ा और विभाजित देश था। और आर्थिक मतलब पैसे की दृष्टि से, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी जर्मनी कैसा था, पिछड़ा और विभाजित देश था। विभाजित मतलब बंटवारा वाला बोली थी कि अलग अलग राज्यों में बंटवारा था, विभाजित देश था, पिछड़ा था आर्थिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से, राजनीतिक माहौल भी उतना अच्छा नहीं था। देखिए फिर जर्मनी के देशभक्त जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास कर रहे थे। फिर भी जर्मनी के जो देशभक्त थे, ठीक है, वो जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास कर रहे थे। 1830 और 1848 के क्रांतियों के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आई और वे संगठित हुए। क्या हुआ कि 1830 और 1848 में जो क्रांति हुआ वहाँ की उसके द्वारा जर्मनी के लोगों में क्या आई, एकता आई और वे संगठित मतलब एक साथ आना शुरू हो गए। प्रसा के मंत्री बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, वही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसने 7 सालों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा फ्रांस से 3 युद्ध लड़े, उसमें जीत हासिल की और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है। तो उसने 7 सालों में दोस्तों कितना युद्ध लड़ा था, 3 युद्ध लड़ा था, किससे किससे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, और उसमें जीत भी हासिल किया और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ। दोस्तों ये जो है सवाल आप लोग का 5 नंबर का, इसको आप बना के और बड़ा लिख सकते हैं। मेन जो समझाने का उद्देश्य आप हम समझा दिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए और सारे दोस्तों को प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी को शेयर कीजिए, जितने सारे आपके टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने सारे दोस्त हैं जो 10वीं में इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ताकि सभी को फायदा हो और मुझे भी अच्छा लगे। जितना ज़्यादा बच्चे आएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। और बस आप लोग का सपोर्ट रहे, प्यार रहे और सभी का सोल्यूशन जल्द अपलोड हो जाएगा। चिंता करने कोई बात नहीं, जब तक विकास सर आप लोग के साथ है, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। चैनल पर जो पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हाँ, शेयर का बटन दबाना ना भूले और लाइक का भी। तो मेरी सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल अब की बार 90 पार। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।